to all of you. You are the student of first year, and in the first year, anatomy is very important subject. Further going on another topic, we will discuss some important things about the anatomy at first introduction, and I hope that all of you will be well aware about the introduction of the anatomy. But on the behalf of me, I want to introduce you something more in anatomy. At first, the anatomy. This word anatomy comes from the anatome. Anatome is a Greek word. Anatome is a Greek word which means dissection to cut off. यानी किसी चीज को काटना, उसको डिटेक्ट करना, उसको डिसेक्ट करना, वही आपका एनाटॉमी। एनाटॉमी जो वर्ड बना है आपका एना, एना मीन्स बॉडी प्लस टॉमी, टॉमी मीन्स कट ऑफ, यानी किसी भी बॉडी को कट ऑफ करना। तो ये जो टॉमी है, टॉमी का मतलब ही होता है टू कट ऑफ करना। जैसे हम लोग करेंगे हिस्टेक्टॉमी, हिस्टेक्टॉमी मतलब यूट्रस को कट ऑफ करना। उसके बाद हम लोग आते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी। तो एनाटॉमी का जो डेफिनेशन है दैट इज द इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस which study the structure of any organism, structure of any organism। इसको शरीर रचना विज्ञान भी कहा जाता है, यानी इट इज द साइंस, इट इज द मेडिकल साइंस which study the structure of any organism। and if we study the anatomy, if we study the structure of human, then it will be known as the human anatomy। then what it includes? It includes the structure of the body parts, structure of the organs, structure of the cells, structure of the tissue। it includes their location। We all of us know that the heart is situated at the left side, slightly left side। so heart is situated at the left side, this knowledge comes from the anatomy। liver is situated at here, right side, yani this knowledge comes from the anatomy। appendix is situated at the this side, right lower part, this knowledge comes from the anatomy। location, composition, कि कोई भी आपका बॉडी पार्ट, कोई भी ऑर्गन किस चीज का बना हुआ है, पैरेंकाइमा सेल्स का बना हुआ है, कनेक्टिव का बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, उसका मेकअप क्या है, उसमें इनऑर्गेनिक पार्ट कितना है, ऑर्गेनिक पार्ट कितना है, और दूसरे ऑर्गन्स के साथ उसका रिलेशनशिप। इसलिए कभी भी आप जब एनाटॉमी पढ़ते हैं तो आप उसका रिलेशन पढ़ते हैं कि हार्ट के इंटीरियर में क्या है, हार्ट के पोस्टीरियर में क्या है, हार्ट के लैटरल में क्या है, हार्ट के मीडियल में क्या है। रिलेशनशिप का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि जब आप रिलेशनशिप को जानेंगे तभी आप जान पाएंगे कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है। अगर उसमें पैथोलॉजी डेवलप करती है तो उसका इफेक्ट किस पे होगा। अब सबसे पहला सवाल आपके जो माइंड में आना चाहिए, सबसे पहला सवाल जो आपके दिमाग में आना चाहिए कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी पढ़ने की जरूरत ही हमको क्या है। एक होम्योपैथिक के स्टूडेंट को एनाटॉमी पढ़ने की जरूरत क्या है, एक मेडिकल स्टूडेंट को एनाटॉमी पढ़ने की जरूरत क्या है। तो इसका सबसे बड़ा आंसर होता है कि जब आप एनाटॉमी नहीं पढ़ेंगे तो किसी भी ऑर्गन का स्ट्रक्चर नहीं जानेंगे, उसका लोकेशन नहीं जानेंगे। जब तक लोकेशन और उसका स्ट्रक्चर नहीं जानेंगे तब तक आप जान नहीं पाएंगे। मान लीजिए कि सपोज दैट इफ ए पेशेंट कम्स, योर फिजिशियन, एक पेशेंट आता है आपके सामने और कहता है कि डॉक्टर साहब हमारे पेट में यहाँ पे दर्द हो रहा है। अब आपको समझना पड़ेगा कि दिस पार्ट इज द पार्ट ऑफ द चेस्ट, यहाँ वाला पार्ट डायफ्राम का होता है, उसके नीचे वाला पार्ट एब्डोमेन है। एब्डोमेन को भी बहुत पार्ट में बांटा गया, अपर एब्डोमेन, मिडिल एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन। दिस इज द पार्ट ऑफ द अपर एब्डोमेन। और अपर एब्डोमेन का राइट साइड जो होता है वो लीवर का पार्ट होता है, यानी कि कहीं ना कहीं उसके लीवर में दिक्कत है। यहाँ पे अगर किसी को पेन हो रहा है एट दिस साइड तो हम लोग मानते हैं कि उसको अपेंडिक्स है, उसको अपेंडिसाइटिस है। क्यों? दिस इज द साइट ऑफ अपेंडिक्स। अगर इस पार्ट में पेन हो रहा है तो हम मानते हैं कि ये स्प्लीन का पार्ट है। तो जब तक आप स्ट्रक्चर नहीं जानेंगे, किसी भी चीज का लोकेशन नहीं जानेंगे, तब तक आप उसके इंपॉर्टेंस को नहीं समझ सकते। अब हम लोग हिस्ट्री में चलते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे
दैट साइंटिस्ट वाज हीरोफिलस। एक साइंटिस्ट है हीरोफिलस, ही वाज ए ग्रीक फिजिशियन। हीरोफिलस वाज ए ग्रीक फिजिशियन और इनको कहा गया फर्स्ट एनाटोमिस्ट। इनको क्या कहा गया? फर्स्ट एनाटोमिस्ट ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड इज द हीरोफिलस, फर्स्ट एनाटोमिस्ट। उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए, दैट इज द एंड्रियस, दैट इज द एंड्रियस वेसेलियस। दूसरे साइंटिस्ट आए, दैट इज द एंड्रियस वेसेलियस। इनको कहा गया है फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन एनाटॉमी। तो एंड्रियस वेसेलियस इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन एनाटॉमी। अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट आर द सब डिवीजन, व्हाट आर द ब्रांचेज ऑफ एनाटॉमी। सो वी विल डिस्कस अबाउट द ब्रांचेज ऑफ एनाटॉमी। तो एनाटॉमी का बहुत सारा ब्रांच होता है, देयर आर लॉट ऑफ ब्रांचेज ऑफ एनाटॉमी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। मैक्रोस्कोपिक और इसी को कहते हैं हम लोग ग्रॉस एनाटॉमी। मैक्रोस्कोपिक और ग्रॉस एनाटॉमी। मैक्रो मीन्स लार्ज, किसी भी, अब एनाटॉमी का तो मतलब आप समझ गए होंगे, किसी भी चीज के स्ट्रक्चर को जानना, उसके अपीयरेंस को जानना, उसके लोकेशन को जानना, वही आपका एनाटॉमी है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर आप अपने नेकेड आई से देख सकते हैं, आप अपने नेकेड आई से यानी विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप आप अगर किसी स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो दैट इज नोन एज द मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी और ग्रॉस एनाटॉमी। फॉर एग्जांपल दिस इज स्कल, दिस इज ह्यूमन स्कल, और आप इसको देख सकते हैं, यू कैन सी इट by your naked eyes that this is the orbit part, this is the nasal part, this is the cranial part। तो इसका जो आप स्ट्रक्चर आप नेकेड आईज के थ्रू देख रहे हैं, तो दिस इज द मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, और या इसी को कहते हैं हम लोग ग्रॉस एनाटॉमी। ओके, नेक्स्ट कम्स माइक्रोस्कोपिक और हिस्टोलॉजिकल एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक और हिस्टोलॉजिकल एनाटॉमी, इसमें हमको स्ट्रक्चर्स की स्टडी के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। इसमें हमको स्ट्रक्चर्स की स्टडी के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। हम लोग इसमें नेकेड आई से स्ट्रक्चर नहीं देख सकते। मान लीजिए कि हिस्टोलॉजी आप लोग जानते हैं, स्टडी ऑफ द टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। अगर हिस्टोलॉजी है तो हिस्टोलॉजी की स्टडी के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो हिस्टोलॉजी इज आल्सो द पार्ट ऑफ एनाटॉमी। हिस्टोलॉजी इज आल्सो द पार्ट ऑफ एनाटॉमी, जिसमें हम लोग स्टडी ऑफ टिश्यू करते हैं। अगर ये बोन है, इफ दिस इज बोन, अगर मैं ये कहूं कि इसमें बहुत सारे पोर्स हैं, बहुत सारे होल्स हैं, स्मॉल स्मॉल होल्स हैं, लेकिन इन स्मॉल होल्स को हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे तो इस होल्स को हम देख पाएंगे। तो दिस कम्स अंडर द माइक्रोस्कोपिक और हिस्टोलॉजिक एनाटॉमी। एम्ब्रियोलॉजी को हम लोग डेवलपमेंटल एनाटॉमी भी कहते हैं। डेवलपमेंटल एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी को हम लोग डेवलपमेंटल एनाटॉमी भी कहते हैं, यानी स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म बिफोर द बर्थ। ठीक, भ्रूण अवस्था में किसी भी जीव के रचना का अध्ययन करना, वो आपका आता है एम्ब्रियोलॉजिकल एनाटॉमी के अंतर्गत। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइट एनाटॉमी इज ऑफ टू टाइप, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी एंड माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। नाउ वी कम ऑन द अदर सब्जेक्ट दैट और क्या क्या होते हैं इसका ब्रांच। तो दूसरे टाइप का जो क्लासिफिकेशन है उसमें पहला आता है कैडेवरिक एनाटॉमी। कैडेवरिक एनाटॉमी, कैडेवर, कैडेवर का मतलब आप लोग जानते हैं, कैडेवर का मतलब होता है डेड बॉडी। तो डेड बॉडी के ऊपर
डेड बॉडी के ऊपर जब आप उसके स्ट्रक्चर का, उसके बॉडी पार्ट्स का अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कैडवेरिक एनाटॉमी। इसका दो पार्ट होता है, एक होता है रीजनल एनाटॉमी। कैडवेरिक एनाटॉमी हैज टू पार्ट, वन इज द रीजनल एनाटॉमी और दूसरा होता है सिस्टेमिक एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी एंड सिस्टेमिक एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी का मतलब होता है अगर आप किसी भी डेड बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं रीजनल एनाटॉमी। एक सोचने वाली बात है कि जो असल में हम लोग के पास जो एनाटॉमी का नॉलेज है वो कैडबरिक एनाटॉमी से ही हम लोग प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि एनाटॉमी का मतलब होता है किसी भी बॉडी को डिसेक्ट करना, किसी भी बॉडी को कट करना। तो सोचने वाली बात है, आप किसी भी जिंदा इंसान को, जिंदा बॉडी को तो काट नहीं सकते हैं, तो असली जो एनाटॉमी की स्टडी है वो आपकी कैडबरिक एनाटॉमी ही है। ओरिजिनल एनाटॉमी हेड का स्टडी करना, चेस्ट का स्टडी करना, एब्डोमेन का स्टडी करना, अपर लिम्ब का स्टडी करना, लोअर लिम्ब का स्टडी करना, यानी स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ द रीजन। दूसरा है सिस्टेमिक एनाटॉमी। अगर हम लोग कहते हैं कि हम लोग ऑस्टियोलॉजी यानी स्टडी ऑफ बोन्स, आर्थ्रोलॉजी स्टडी ऑफ जॉइंट्स, एंजियोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स, कार्डियोलॉजी स्टडी ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, पल्मोनोलॉजी स्टडी ऑफ लंग्स। यानी कि if we study the structure of systems then it comes under the systemic anatomy. Next is the living anatomy. Next is the living anatomy. कैडबरिक एनाटॉमी है, उसके बाद आपका आता है लिविंग एनाटॉमी। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर का स्टडी करना, उसी को कहते हैं हम लोग लिविंग एनाटॉमी। तो लिविंग एनाटॉमी के लिए हम लोग डिसेक्शन नहीं कर सकते हैं। अब किसी, मान लीजिए मैं एक लिविंग बॉडी हूं, तो हमारे बॉडी के अंदर हार्ट को देखने के लिए आप इसका डिसेक्शन नहीं कर सकते हैं, यहां से इसको कट ऑफ कर दिया, यहां से इसको चीर दिया। तो लिविंग एनाटॉमी को पढ़ने का 4 मेथड होता है, 4 मेथड। First is the inspection. Second is the palpation. Fourth is the percussion. And fifth is the auscultation. यानी कि किसी भी लिविंग बॉडी को इंस्पेक्ट करना, एग्जामिनेशन with the help of vision is known as the inspection. Examination with the help of touch is known as the palpation. Examination with the help of applying pressure is known as the percussion. And examination of the body part with the help of sound, this is known as the auscultation. आप लोगों ने स्टेथोस्कोप में देखा होगा, तो स्टेथोस्कोप का काम होता है साउंड को सुनना, वो अस्कल्टेट करता है। जो अपना स्टेथोस्कोप होता है वो हमारा हार्ट का साउंड को सुनता है, हमारी कपिंग साउंड को सुनता है, हमारे बॉवेल्स के मूवमेंट को साउंड को सुनता है। तो हम लोग लिविंग बॉडी में इस तरीके से स्टडी करते हैं। आप लोगों ने एक्सरे का नाम सुना होगा, यूएसजी का नाम सुना होगा। तो एक्सरे का यूज क्यों करते हैं? किसी भी लिविंग इंसान के अंदर, किसी भी जीवित इंसान के अंदर उसके अगर बोन को देखना है, उसके अगर चेस्ट को देखना है, अगर किसी की यूट्रस को देखना है तो यूएसजी कराएंगे, उसके ग्लव्स को देखना है तो हम लोग एक्सरे कराएंगे। तो जो रेडियोग्राफी है, रेडियोग्राफी के थ्रू और इंडोस्कोपी के थ्रू भी हम लोग जो है लिविंग एनाटॉमी की स्टडी करते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है, दैट इज द सरफेस एनाटॉमी। दैट इज द सरफेस एनाटॉमी। इसी को हम लोग कहते हैं टोपोग्राफिक एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी और टोपोग्राफिक एनाटॉमी। अगर हम लोग एनाटॉमी की स्टडी स्किन या सरफेस के रिलेशन में करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं
टोपोग्राफिक एनाटॉमी या सरफेस एनाटॉमी। जैसे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या है, हार्ट है, तो हम लोग लैंडमार्क पढ़ते हैं कि हार्ट का एरिया जो है यहां से लेके यहां तक फैला हुआ है। हम लोग जब लंबर पंचर करते हैं, हम लोग जब आपका जो हाइड्रोथोरिक्स के केस में जब वहां के ल्यूरल फ्लूइड को जो स्पायरेशन करते हैं, तो उसका जो है सरफेस एनाटॉमी के माध्यम से ही हम लोग कर पाते हैं। फिर आपका आता है रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। उसके बाद आपका आता है रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। तो रेडियोग्राफिक एनाटॉमी का मतलब होता है एक्सरे की हेल्प से स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ एक्सरे इज नोन एज द रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। उसके बाद है आपका कंपैरेटिव एनाटॉमी। अगर हम लोग ह्यूमन के बॉडी के स्ट्रक्चर को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करें तो होगा हमारा कंपैरेटिव एनाटॉमी। जैसे क्लास 11th 12th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ह्यूमन का स्ट्रक्चर पढ़ा, आपने रैबिट का स्ट्रक्चर पढ़ा, आपने अर्थवर्म का स्ट्रक्चर पढ़ा, आपने कॉकरोच का स्ट्रक्चर पढ़ा, आपने फ्रॉग का स्ट्रक्चर पढ़ा। तो ये सब सारा जो स्ट्रक्चर का जब हम कंपैरिजन करते हैं, दैट कम्स अंडर द कंपैरेटिव एनाटॉमी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड जो है आपका अप्लाइड एनाटॉमी। अप्लाइड एनाटॉमी और इसी को हम लोग कहते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी। जब आप अपने एनाटॉमी के नॉलेज को, जब आप शरीर रचना विज्ञान के नॉलेज को मेडिकल पर्पस और सर्जिकल पर्पस के लिए जब यूज करेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे अप्लाइड एनाटॉमी। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ एनाटॉमी टू सॉर्ट आउट द मेडिकल प्रॉब्लम्स एंड द सर्जिकल प्रॉब्लम्स। तो होप that you will be properly understand the anatomy, importance of anatomy and the important branches of anatomy. Anatomy means a structure. Study of the structure is known as the anatomy, and for any structure there is requirement of the framework. किसी भी एक रचना के लिए एक ढांचे की जरूरत पड़ती है, और आप लोग जानते हैं कि आपके शरीर का जो ढांचा है वो कौन बनाता है, आपका कंकाल तंत्र बनाता है। कंकाल तंत्र बनाता है। तो स्केलेटल सिस्टम इसी को हम लोग कहते हैं कंकाल तंत्र, यानी कि दिस इज द स्टडी ऑफ स्केलेटन। स्टडी ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन फॉर्म्स द फ्रेमवर्क। स्केलेटन फॉर्म्स द फ्रेमवर्क एंड इट प्रोवाइड्स सपोर्ट। तो आपका जो स्केलेटन बना है, आपका दो चीजों से मिलकर बना रहता है, आपका बोन और कार्टिलेज, जिसमें बोन जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और इन्हीं बोन से आपका मसल्स अटैच होता है, और उन्हीं मसल्स के अटैचमेंट के कारण क्या होता है, आपको मूवमेंट प्रोवाइड होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्केलेटन देखते हैं कि स्केलेटन आपका जो बोन से बना हुआ है, और आप लोग जानते हैं, आप लोग को पता भी होगा कि स्केलेटन जो है, नंबर ऑफ स्केलेटन आपका 206 है। देयर आर 206 बोन्स इन योर बॉडी। और आप लोग अक्सर पिक्चरों में डायलॉग सुनते हैं कि तुम्हारे शरीर की 206 हड्डियां तोड़ दी जाएंगी। तो एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए 206 हड्डियों को जानना बहुत जरूरी है। अक्सर देखा गया है कि अच्छे जो लोग होते हैं वो टोटल काउंटिंग नहीं बता पाते हैं कि ये 206 हड्डी हमारे बॉडी में हुआ कैसे। जानता हर कोई, ये बता कोई नहीं पाता है। जो लोग ध्यान से पढ़ते हैं वही बता पाते हैं। तो फॉर योर प्रैक्टिकल नॉलेज and for your examination purpose, this total number of counting of bones are very important. Okay, now we will discuss about the total number of counting of bone with their names. तो सबसे पहले स्केलेटन को, जो मेनली हमारा बोन्स का बना हुआ है, उसको दो भाग में बांटा जाता है। स्केलेटन में आपका कितना बोन है,
जो आपका बोन का बना हुआ है कितना है आपका 206। ये जो 206 बोन हम लोग बात कर रहे हैं वो एक एडल्ट पर्सन में बात कर रहे हैं, बच्चों में डिफर होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों के समय जो होता है बोन ज्वाइंट नहीं हो पाते हैं। तो 206 बोन्स या और 206 बोन्स आर प्रेजेंट इन द एडल्ट। तो हम लोग यहाँ जो 206 बोन्स की बात कर रहे हो एडल्ट केस के में बात कर रहे हैं। तो स्केलेटन को दो पार्ट में बांटा गया है। एक है आपका एक्सियल स्केलेटन और दूसरा कौन सा है आपका एपेंडिकुलर स्केलेटन। स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में जो है टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो होता है वो आपका 80 होता है और एपेंडिकुलर स्केलेटन में होता है आपका 126। टोटल नंबर कितना होता है आपका 126। एक्सियल स्केलेटन फॉर्म्स मेन पार्ट ऑफ द बॉडी। जो आप देख रहे हैं हेड, ये चेस्ट, ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम, दिस फॉर्म्स द मेन पार्ट, दिस फॉर्म्स द मेन पार्ट, दिस इज नोन एज द एक्सियल स्केलेटन। तो इट फॉर्म्स vertical and central axis of body. It forms vertical, this is the vertical and central axis of the body, main part of the body. एपेंडिकुलर स्केलेटन में आपका 126 बोन है, यानी स्केलेटन कनेक्टेड टू एक्सियल स्केलेटन आर नोन एज एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर का जो मतलब होता है आपका वर्ड आया है एपेंडिजेस से। ये जो एपेंडिकुलर स्केलेटन आया है ये वर्ड आया है एपेंडिजेस, और एपेंडिस का मतलब होता है सहयोगी अंग, यानी कि कोई भी जो बॉडी पार्ट जो आपके मेन या लार्जर बॉडी पार्ट से अटैच हो उसको कहते हैं हम लोग एपेंडिस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सियल स्केलेटन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सियल स्केलेटन। आपको मैंने पहले ही बताया कि एक्सियल स्केलेटन फॉर्म्स द वर्टिकल एंड सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी। इट इंक्लूड्स द हेड, आपका चेस्ट रीजन, एब्डोमेन रीजन। तो स्केलेटन कहां है? हेड का जो स्केलेटन है उसको स्कल कहते हैं। हेड के स्केलेटन को क्या कहते हैं? स्कल कहते हैं। जो हमारा नेक से लेके बैक तक जो है वो है आपका वर्टिब्रल कॉलम, और जो हमारा चेस्ट रीजन में जो स्केलेटन है दैट विल बी नोन एज द थोरेसिक केस और रिब केस। तो सबसे पहले आपका आता है स्कल। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्कल की। तो स्कल का दो पार्ट होता है। स्कल हैज टू पार्ट। द वन इज द फेसियल बोन, one is the facial bone and another is the cranial bone. First is the facial bone and another is the cranial bone. This is the cranium part and this is the facial part. तो स्कल का दो पार्ट, पहला क्रेनियल बोन और दूसरा जो होता है आपका फेसियल बोन। जो स्कल में टोटल नंबर ऑफ बोन्स है वो कितने हैं? 22 बोन्स। क्रेनियल बोन में कितना होता है आपका 8 बोन और फेसियल बोन में आपका 14 बोन। तो 14 प्लस 8 इक्वल टू 22। अब क्रेनियल बोन में भी आपका कुछ पेयर्ड बोन है, कुछ अनपेयर्ड बोन है। क्रेनियम में दिस इज द ऑसिपिटल, सॉरी दिस इज द फ्रंटल, दिस इज द ऑसिपिटल, दिस इज द पेराइटल, दिस इज द टेम्पोरल एंड दिस इज द स्फिनोइड। तो कुछ जो है आपका पेयर्ड है, कुछ आपका अनपेयर्ड है। तो जो अनपेयर्ड पेयर्ड होता है आपका, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेयर्ड का। तो पेयर्ड में आपका जो बोन है दिस इज द पेराइटल एंड टेम्पोरल, पेराइटल एंड टेम्पोरल। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अनपेयर्ड की।
तो ऑसिपिटल, फ्रंटल, स्फिनोइड एंड इथमॉइड। तो दिस इज द फ्रंटल पार्ट, दिस इज द ऑसिपिटल पार्ट, दिस इज द पेराइटल पार्ट, दिस इज द टेम्पोरल पार्ट एंड दिस इज द स्फिनोइडल पार्ट एंड दिस इज द इथमोइडल पार्ट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फेशियल बोन का। तो फेशियल बोन में भी आपका पेयर्ड और अनपेयर्ड होता है। तो यहां पे अगर हम लोग पेयर्ड की बात करें तो पेयर्ड में आता है आपका मैक्सिला, जाइगोमेटिक, पालाटाइन, नेजल, लैक्राइमल और इंफीरियर नेजल कॉन्का। ये क्या होंगे आपके पेयर्ड होंगे। और जो आपका अनपेयर्ड होगा कौन सा होगा आपका? अनपेयर्ड होगा कौन सा होगा आपका? दैट विल बी द मैंडिबल Bone and bone. और बोमर। मैंडिबल और बोमर, दिस इज द आपका अनपेयर्ड बोन। तो 2 प्लस 12 इक्वल टू 14 बोन्स और इधर 8 बोन मिलिए क्या बना है आपके 22 बोन। तो दिस इज द अबाउट द स्कल। उसके बाद स्कल में ही हमारा और बोन है कान का बोन। कान का बोन तो आपका जो ईयर होता है उसका 3 पार्ट होता है, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। तो मिडिल ईयर में आपका 3 बोन होता है और ईयर के बोन्स को हम लोग कहते हैं ऑसिकल्स। ईयर के बोन्स को हम लोग क्या कहते हैं? ऑसिकल्स कहते हैं। तो फिर आपका आता है ऑसिकल्स ऑफ मिडिल ईयर, ऑसिकल्स ऑफ मिडिल ईयर। तो एक कान में आपका 3 बोन, एक कान में 3 बोन, तो 2 कान मिला के कितना बोन हो गया आपका 6 बोन। तो जो बोन्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? ऑसिकल्स इन द मिडिल ईयर्स आर मैलियस, इंकस एंड स्टेप्स। जो आपका स्टेप्स है दिस इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ योर बॉडी। हमारे शरीर का सबसे जो छोटा बोन है दैट इज द स्टेप्स। उसके बाद एक और बोन आता है जो आपका लगभग लगभग गले के पास है, दैट इज द थायराइड बोन। दैट इज द थायराइड बोन। किसी को वो लिंगुअल बोन भी कहते हैं और टंग बोन भी कहते हैं। टंग के पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है। इसका शेप कुछ इस तरीके का होता है, इट इज हॉर्स शू शेप, हॉर्स शू शेप। तो थायराइड बोन इज हॉर्स शू शेप बोन और इसका जो नंबर होता है कितना होता है आपका 1 होता है। थायराइड बोन की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। उसके बाद हम लोग जब बढ़ते हैं तो बढ़ते हैं, अब आपका जो है हेड पार्ट का सारा बोन आपका हो गया। अब नेक से लेके बैक तक एक आपका एक रॉड की तरह स्ट्रक्चर है, एक कॉलम की तरह स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। उसको कहते हैं हम लोग वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम इज group of vertebrae arranged in the form of row. It forms the passage of spinal cord. तो इसके बाद आपका आता है स्कल के बाद वर्टिब्रल कॉलम। इसमें अलग अलग टाइप्स के आपके बोन्स हैं। तो जो नेक रीजन का जो बोन है उसको हम लोग कहते हैं सर्वाइकल, उसको हम लोग कहते हैं सर्वाइकल। इसमें कितना बोन होता है आपका 7। 7. 7. उसके बाद आपका आता है
थोरेसिक रीजन, चेस्ट रीजन का, दैट इज द थोरेसिक। इसमें कितना होता है आपका 12। फिर आपका आता है लंबर रीजन का, लंबर, दिस इज द लंबर रीजन। इसमें आपका आता है 5 बोन। उसके बाद आपका आता है सैक्रल रीजन, इसमें भी 5 बोन होता है, 5 बोन होता लेकिन है, फ्यूज हो लेकिन जाता ये है। फ्यूज हो जाता है, फ्यूज होके एक बोन बनाता है और उसको हम लोग कहते हैं सैक्रम। जो कॉक्सिक्स है आपका, जो कॉक्सिक्स है वो आपका 4 बोन का बना हुआ है। बच्चों बचपन में 4 अलग अलग बोन होता है, लेकिन बाद में फ्यूज होकर एक बोन बन जाता है, उसको कहते हैं हम लोग कॉक्सिक्स। तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द वर्टिब्रल कॉलम इज 12, 7, 19, 24, 25 एंड 26। उसके बाद हम लोग चेस्ट रीजन में आते हैं। तो चेस्ट रीजन का जो स्केलेटन होता है, तो चेस्ट रीजन का जो स्केलेटन होता है, दैट इज नोन एज थोरेसिक केस और रिब केज। थोरेसिक केस और रिब केज आपका, इसमें 2 बोन होता है। एक होता है आपका स्टर्नम, द फर्स्ट इज द स्टर्नम। इसी को हम लोग कहते हैं ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं इसको, स्टर्नम को, स्टर्नम ऑफ ब्रेस्ट बोन। दिस इज लॉन्ग, दिस इज लॉन्ग फ्लैट बोन। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, दिस इज द मेनुब्रियम पार्ट। ये आपका मेनुब्रियम पार्ट है। मेनुब्रियम मींस मतलब मुकुट, तो स्टर्नम का मुकुट है मेनुब्रियम स्टर्नाई। दिस इज नोन एज द मेनुब्रियम स्टर्नाई। दिस इज नोन एज द बॉडी पार्ट। और ये वाला जो पार्ट है, दिस इज नोन एज द ज़ाइफाइड प्रोसेस। दिस इज नोन एज ज़ाइफाइड। आपका जो, अब हम लोग मेनुब्रियम स्टर्नाई की जब बात करते हैं, तो दिस इज नो, एक नॉच है, एक उभार है यहाँ पे, एक थोड़ा सा देख नॉच की तरह है। आप अपने गर्दन में देख सकते हैं यहाँ पे एक जस्ट नॉच है। दिस इज नोन एज द जगलर नॉच, जगलर नॉच। आपका जो क्लेविकल आपने ने पढ़ा होगा, क्लेविकल हमारा स्टर्नम से जुड़ता है, तो क्लेविकल आपका यहीं पे जुड़ता है, ये आपका क्लेविकल यहाँ पे जुड़ता है। तो दिस फॉर्म्स द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। द प्लेस, एक जगह है जहां पे आपका मेनुब्रियम स्टर्नाई किससे जुड़ रहा है, बॉडी ऑफ स्टर्नम से जुड़ रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं स्टर्नल एंगल। इसको हम लोग कहते हैं स्टर्नल एंगल। और इसका खास बात यह है कि यहीं पे आपका सेकेंड रिब्स जुड़ता है। द सेकेंड रिब्स joins the sternum at the site of sternal angle. So this is body and this is the xiphoid process. उसके बाद हम लोग रिब्स पे आते हैं। Ribs are the thin long bones which are attached posteriorly to the vertebral column, which are attached posteriorly to the vertebral column, but all the bones are not attached to the sternum directly. ठीक है, एट द इंटीरियर पार्ट। उसके बाद आपका आता है रिब्स। तो रिब्स जो होता है आपका 2 टाइप का होता है, ट्रू रिब्स। तो 1 से लेके 1 to 7 रिब्स जो होता है वो आपका ट्रू रिब्स होता है, और दूसरा होता है आपका फॉल्स रिब्स। एक ट्रू रिब्स और फॉल्स रिब्स का बेस बस यही है कि जो रिब्स आपका डायरेक्टली स्टर्नम से कनेक्ट हो रहा है, जो रिब्स स्टर्नम से कनेक्ट होती है वो कोस्टल कार्टिलेज के थ्रू होती है, तो जो डायरेक्ट आपका स्टर्नम से कनेक्ट हो रहा है उसको ट्रू रिब्स कहते हैं, या इसी को कहते हैं वर्टिब्रो
एक्सटर्नल रिब्स, वर्टिब्रो एक्सटर्नल रिब्स, यानी कि पोस्टीरियर पार्ट में वर्टिब्रा से कनेक्टेड है और इंटीरियर पार्ट में किससे कनेक्टेड है? स्टर्नम से। जो फॉल्स रिब्स होता है इसमें डायरेक्टली स्टर्नम से कनेक्ट तो नहीं होती है, लेकिन जो सबसे नीचे वाला जो रिब्स उससे कनेक्टेड रहेगा, यानी कि कार्टिलेज से रहेगा। तो इसका दो पार्ट होता है, एक होता है आपका जो फर्स्ट रिब्स है वो 8th, 9th, 10th, 11th और 12th रिब्स है। तो इसमें एक होता है आपका वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स, यानी कि ये स्टर्नम से अटैच तो रहेंगे लेकिन इनडायरेक्टली रहेंगे। तो ये आपका कितना रिब्स होता है? 8, 9 और 10। उसके बाद आपका आता है फ्लोटिंग रिब्स। तो जो आपका 11 और 12 रिब है वो कौन सा है? आपका फ्लोटिंग रिब्स है। तो टोटल नंबर ऑफ रिब्स कितना होता है? 12 पेयर। टोटल नंबर ऑफ रिब्स कितना हुआ आपका? 12 पेयर। तो कितना हुआ आपका? 24। अब इस तरीके से अगर हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने पूरा एक्सियल स्केलेटन देख लिया। अब हम लोग काउंटिंग करते हैं। अस्कल में कितना बोन था? अस्कल में आपका 22 बोन। आपका ऑसिकल्स ऑफ मिडिल ईयर 29 क्लास 6। तो स्कल में 29 ना। हाइवाइट कितना हुआ आपका? 1। वर्टिब्रल कॉलम 26। उसके बाद रिब केस 25, क्योंकि 24 आपका रिब था और एक था आपका स्टर्नम। तो इट विल कम्स टू द 80। ओके, इसका जो टोटल काउंटिंग कितना होना चाहिए? आपका 80 होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एपेंडिकुलर स्केलेटन की काउंटिंग देखेंगे और उसका इंट्रोडक्शन प्राप्त करेंगे।